नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज़। लगातार 3 महीने तक कोरोना की बात करने के बाद आज पहली बार हम कोरोना की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए। और इस बातचीत में हमारे साथ स्टूडियो में है निशिकांत दीक्षित जी, जिन्हें आप टीवी सीरियल और फिल्मों में देखते हैं। ये गाजियाबाद से ही ताल्लुकात रहते हैं। इनके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी। शुक्रिया भट्टाचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज सबसे पहले एक ऐसी हस्ती को खिराज अक़ीदत पेश करूंगा जो हमारे बीच अब नहीं है। 93 साल की उम्र में एक ऐसी उर्दू दुनिया के शायर हमारे बीच से चले गए। पंडित आनंद मोहन जोशी गुलजार देहलवी साहब, उन्होंने 93 साल की उम्र में इस दुनिया को विदा कह दिया। और मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया में ऐसे उर्दू ज़बान का कोई शायर आज तक नहीं हुआ। और उनका एक बड़ा प्यारा शेर हैगा कि मिटती हुई दिल्ली के निशां हैं हम लोग, ढूंढोगे कोई दिन कहाँ हैं हम लोग। तो ऐसे गुलजार देहलवी साहब, कोरोना से वो बड़े उनको हो गया था, लेकिन कोरोना को मात दे के आ गए। लेकिन ऊपर वाले को कुछ यही मंजूर था कि शायद उनका साथ हमारे साथ ज़्यादा नहीं हो। उनकी 93 साल की उम्र थी भट्टाचार्य जी, लेकिन उनका दिल बहुत जवान था और उर्दू महफिल की वो बड़ी शान थे। और जब वो जाते थे तो तमाम उनके शेर तो अच्छे होते ही थे, लेकिन उनका अंदाज़, उनके बैठने का तरीक़ा, उनकी शेरवानी, टोपी और एक गुलाब का फूल, ये लगता था जैसे शायद कि पंडित नेहरू जी हमारे बीच बैठे हैं। ये तस्वीर थी उनकी, गुलजार देहलवी साहब की। और मैं उनका ज़ाती तौर पे बहुत बड़ा फ़ैन था। उनके शेर मुझे बहुत आते थे। तो सबसे पहले मैं युग करवट परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत उनको खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और हमारे बीच आज हमारे बहुत ही अज़ीज़ निशिकांत हैं हमारे बीच। निशिकांत को आपने कई बार टीवी सीरियल के अलावा बहुत पिक्चरों में देखा होगा। बड़े नामवर जो एक्टर हैं उनके साथ काम किया। इसके अलावा उन्होंने आमिर खान जी के साथ जो एक अतिथि वाला उनका सरकारी ऐड आता था, उसमें भी उन्होंने साथ दिया, जो बहुत कम लोग शायद आमिर खान के साथ कोई ऐड कर पाए होंगे। उसमें निशिकांत हमारे हैं। और आज भी उनका ये कोलगेट पे आता है बहुत अच्छे तरीके से। निशिकांत ने गाज़ियाबाद की सरज़मीं का नाम बहुत फिल्मी दुनिया में रोशन किया है। और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा निशिकांत का कि वो ऐसे माहौल में जहाँ कोरोना से लोग बहुत दूर हैं, फिल्मी दुनिया के लोग बहुत दूर हैं, सलमान खान नहीं मिल रहे हैं, किसी से नहीं जा रहे हैं, और ये गाज़ियाबाद वालों की बड़ी हिम्मत होती है कि वो हर जगह चले जाते हैं। और अभी मुझे बताया उन्होंने कि वो एक शूटिंग में जा रहे हैं परसों शायद बॉम्बे। और पंकज शर्मा हमारे बीच मौजूद हैं और पंकज के कहने पे वो आए हैं। कहने को मेरे छोटे भाई निशिकांत, लेकिन वो उन्होंने कहा तो आए हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे इसी को लेकर कि किस तरह का माहौल जो है अब बदल रहा है। आज भी मैं देख रहा था कहीं ना कहीं कई चीज़ों को लेकर, असल में फिल्मी स्टारों पर, फिल्मी स्टार भी असल में भट्टाचार्य जी कहीं ना कहीं कुछ पार्टी में बन गए हैं, कुछ की सोच बदल गई है। फिल्मी दुनिया का वो माहौल नहीं था पहले जो आज हम दिखाई दे रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आया। तो इसी पर बात करेंगे हम निशिकांत से। मैं पहले उनसे जो गाजियाबाद से मुंबई तक का जो सफ़र रहा उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। भट्टाचार्य साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरी जो पैदाइश है वो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पे हुई थी। और उसके बाद बचपन शायद तीसरी या चौथी क्लास में मैं गाज़ियाबाद में आ गया था और तब से यहीं पर इस सारी स्कूलिंग पढ़ाई लिखाई हुई मेरी। यहाँ पे ही मैं सब काम करता था। एक इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी कर रहा था। कुछ चीज़ें होती हैं वो आपकी डेस्टिनी में लिखी होती हैं, शायद इसीलिए शायद मैं यहाँ से बॉम्बे पहुँच गया किसी और काम से कहा, लेकिन वहाँ पे क्योंकि मेरा शौक़ था नाटक और फिल्में और सीरियल्स में काम करने के लिए, तो वहाँ पे मौका मिला। तो बस धीरे धीरे मैं फिर बाद में बॉम्बे शिफ्ट हो गया। अब तक आपने कौन कौन सी फिल्में और कौन कौन से टीवी सीरियल में काम किया, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। काम तो अब कहा जाए तो काफ़ी सारा कर लिया है। कुछ फिल्में हैं गिनी चुनी जो जिनमें जो लोग पहचान दे देते हैं, जिसकी वजह से जब भी मैं लागा चुनरी में दाग, वांटेड, वीर, दीवार और लास्ट अभी परमाणु फिल्म आई थी। जी पंकज जी, आप कुछ? आज भट्टाचार्य साहब ने क्लियर कर दिया। आज सिर्फ हम मनोरंजन की जानकारियों की बात करेंगे। तो निशिकांत जी, आप गाजियाबाद में रहे
3rd क्लास से यहाँ पढ़ना शुरू किया, मतलब 8 साल के थे जब आप यहाँ आ गए। तो आपके लिए एक शेर है, ना जाने मोहब्बत में कितने अफसाने बन जाते हैं, ना जाने मोहब्बत में कितने अफसाने बन जाते हैं, शमा जिसको भी जलाती है वो परवाने बन जाते हैं। कुछ हासिल करना ही इश्क की मंजिल नहीं होती, कुछ हासिल करना ही इश्क की मंजिल नहीं होती, किसी को खोकर भी कुछ लोग दीवाने बन जाते हैं। तो ये गाजियाबाद के कुछ आपके मित्रों ने आपको खो दिया, फ़ोन पे वार्तालाप होती रही है, फिजिकली प्रेजेंस आपकी नहीं होती यहाँ पर। तो आपको गाजियाबाद से इश्क है या बॉम्बे से मोहब्बत है? बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ लिया कि सबकी अपनी अपनी अहमियत है। ये मेरा बम्बई जहाँ तक है कि वो मेरी कर्म भूमि है, मैंने वहाँ पे काम कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे नाम, पैसा, पहचान मिल रही है। लेकिन जहाँ तक बात है कि गाज़ियाबाद की कुछ चीज़ें हैं, वो कभी आप जो आपने समय बिताया होता है ना, आप उस अतीत को कभी भुला नहीं सकते, आप उसके बिना कहीं नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ सीखी, जो मुझे वहाँ काम आ रही हैं। आदमी हर पल हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को आतुर रहता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो गाज़ियाबाद में मुझे जो लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर मैं वो यहाँ नहीं सीख पाता तो शायद वहाँ नहीं कर पाता। जो एक बोलने का ढंग, एक बात करने का, बेझिझक अपनी बात कहने का अधिकार या सोच अगर मेरे में नहीं होती तो शायद मैं वहाँ भी थोड़ा सा सहमा डरा डरा रहता। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मोहब्बत अपनी जगह है और जो इश्क है तो इश्क है ही। मेरा सवाल ये है आपसे, एक सवाल मेरा ये है निशिकांत आपसे कि उत्तर प्रदेश वालों को तो बहुत डरते हैं वहाँ महाराष्ट्र में लोग, बॉम्बे में, तो आप गए होंगे, कहीं ना कहीं परेशानी आई थी इस बात को लेके? भाईजान सच बात कहूँ तो मुझे बिल्कुल कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ, क्योंकि जो ये महाराष्ट्र या बिहार में जो एक जो आपने एक दोनों के बीच में विरोधाभास चलता रहता है या यूपी के लोगों को लेके, वो फिल्म लाइन में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिल्म लाइन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का इससे बढ़िया आपको समन्वय कहीं नहीं मिल सकता। हिंदू प्रोड्यूसर हो, मुस्लिम प्रोड्यूसर हो, कोई भी हो, अगर रमज़ान है तो वो रोज़ा सेट पे खुलेगा और सब एक साथ खोलेंगे। और सेम चीज़ अगर प्रोड्यूसर हिंदू है, मुसलमान है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कैमरा शुरू होगा तो सबसे पहले गणपति के ऊपर ही रोल किया जाएगा, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। तो ये जो चीज़ है, ये जो एक आपसी भाईचारा है, ये शायद राजनीति में या और जगह आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिल्म लाइन इससे अभी तक अछूती है और अछूती ही रहे। तो इसमें सवाल मेरा ये है, फिर लोग अपने नाम क्यों बदलते हैं? नाम बदल के क्यों फिर स्टार रहते हैं? जो पता लगा यूसुफ अली खान, दिलीप कुमार, ऐसा क्यों? ये जो आप बात कर रहे हैं, हो सकता है ये मतलब है ही, इसने लोगों ने बदले, कुछ रवि ने जितेंद्र जी कर लिया या बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया। जो मुझे लगता है, जो मेरी पर्सनल राय है, उसमें यह कि लोगों को एक न्यूमरोलॉजी, एक नाम के प्रति कि ये नाम रखेंगे तो ये शायद ज़्यादा हो। बाकी हम तो जी निशिकांत दीक्षित यहाँ भी थे और वहाँ भी निशिकांत दीक्षित ही हैं। एक सवाल और मेरा आपसे ये निशिकांत के, जैसे अभी आपने कहा कि वहाँ पे किसी तरह का माहौल नहीं होता, ये मैंने भी एक्सेप्ट किया कि फिल्मी दुनिया में ऐसा कोई माहौल नहीं था। लेकिन मैंने देखा कहीं ना कहीं ये फिल्मी दुनिया के जो बड़े स्टार हैं वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ गए हैं। और आपने देखा होगा अभी बीच में मैं नाम नहीं लूँगा स्टार्स का, कि जब कभी कोई बात आती है यहाँ पे तो वो बिल्कुल सरकार के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और फिर कुछ उनके विरोध में आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अवार्ड वापस करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं? मतलब सवाल ये है कि क्या फिल्मों का भी राजनीतिकरण हो गया? अब जो लोग कर रहे हैं या जो हो रहा है उस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरा जो अपना व्यक्तिगत इसके बारे में एक राय है, वो ये है कि कलाकार जो होता है वो सबका होता है, वो न किसी वो एक पर्टिकुलर पार्टी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको हर आदमी जो उसका चाहने वाला है, अगर वो कलाकार है तो उसको हर आदमी प्यार करता है और वो अपने हिंदुस्तान से प्यार करे तो ये उसके लिए बेहतर है। जो देश के लिए अच्छा है, जो सबके लिए अच्छा है, वो चीज़ आपको करनी चाहिए। कलाकार कोई भी एक पार्टी का नहीं हो सकता। एक मेरा सवाल ये है कि लोगों की बहुत तमन्ना होती है कि बॉम्बे जाएं हम, मतलब एक हर एक की जितने भी लोग हैं आजकल की जनरेशन है वो चाहती है कि बॉम्बे जाएं हम, कुछ बने।
तो क्या लगता है कि बड़ा आसान है बॉम्बे जाके सब ये फिल्म लाइन में ज्वाइन करना, या लोग कर लेते हैं, या कहीं ना कहीं बहुत कठिन है आज भी? सर बशीर बद्र का एक शेर है कि ये गुलाब कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो इसके मायने आपने बहुत कहा, इसके मायने कांटों भरा बिस्तर है, आसान नहीं है। सच्चाई ये है कि जब आदमी कामयाब हो जाता है या चीज़ें मिल जाती हैं तो लोग उसको कहते हैं अरे ये तो इसका अरे बहुत नसीब वाला है। आदमी की मेहनत भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी को नहीं जाना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, लेकिन सर मैं यहाँ से इंग्लैंड जा रहा हूँ, इंग्लैंड में सर्दी पड़ रही होगी, वहाँ पे नहीं, ये क्या लोगों से आप कहेंगे कि उस लाइन में आए? आपने तो बिल्कुल ही हौसला तोड़ दिया, कांटों का बिस्तर कह के। मैं वही बात उसी बात पे आ रहा था कि अगर मुझे यहाँ से इंग्लैंड जाना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इंग्लैंड में इस समय सर्दी पड़ती है, वहाँ पे डॉलर नहीं पॉन्ड्स चलते हैं, वहाँ पे रुपया काम नहीं आएगा। वहाँ पे अगर मुझे पास जैकेट होगी या मेरे पास एक इतने पैसे होंगे या मुझे काम करना है, उन सारी चीज़ों की मुझे तैयारी करनी पड़ जाएगी। सेम चीज़ मैं बॉम्बे में जो कलाकार मेरे दोस्त मेरे भाई आना चाहते हैं या आना चाह रहे हैं, मेरे को उनको सिर्फ इतना मैसेज देना कि आप अपना होमवर्क कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है, क्या आप उसके लिए उतने सक्षम हैं, क्योंकि आप जब वहाँ जाएंगे और वहाँ वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको, तो आपको कहीं ना कहीं एक निराशा मिलेगी। एक बात चलती है, एक क्वेश्चन मेरा है, 70s में अर्जुन हिंगोरानी करके प्रोड्यूसर थे जी। के फैक्टर पे काम करते थे, उनकी पिक्चर होती थी कहानी किस्मत की। 90s और 20s में ये स्थान ले लिया साहब आपके राकेश रोशन साहब ने, वो भी के फैक्टर पे काम करने लगे। तो 21वीं सदी में जो ये सीरियल बनाने वाली प्रोड्यूसर आई हैं, क्या नाम है उनका, जो के फैक्टर पे काम करती हैं? हाँ, एकता कपूर। एकता कपूर केक फैक्टर से जब हटी हैं तो उनकी कुछ मानसिकता में कुछ दुर्गंध पैदा नहीं हो गई? ये आप कह सकते हो, क्योंकि एकता कपूर जी इस समय खुद ऑलरेडी विवादों में हैं। किसको लेकर विवादों में? आप तो सर मीडिया के आदमी, हाँ आपको तो पता ही है, जो उन्होंने एक OTT प्लेटफॉर्म के लिए अपना एक बनाया है, वेब सीरीज बनाई है। किस नाम से? ये XXX करके है। अब वो के फैक्टर खत्म कर दिया ना, मेरा यही तो है, जो उनकी मानसिक दुर्गंध वहां निकल के आ रही है, मानसिक अवधारण जो अपनी उनकी जो रियल मानसिकता थी वो वहां निकल के आई है। क्या वो ठीक है? नहीं, मेरा कहना जो अभी कहीं कल परसों ही किसी से चर्चा हो रही थी इस विषय पे भी, तो मैंने वहाँ भी यही बात बोली कि सर कुछ चीज़ें हैं कि जब आप एक औहदे पे बैठे होते हैं, एक समाज में एक ऐसी स्थिति में होती है जहाँ पर आपको 4 लोग सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसा काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपकी एक अलग से जिम्मेदारी बन जाती है कि आप समाज को ऐसी चीज़ दें जो समाज के लिए अच्छी हो। पर्सनली हो सकता है मेरे विचार कुछ और हों, उनके विचार कुछ और हों, लेकिन जब हम एक समाज के लिए कोई बात करेंगे तो वो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिसमें देश, समाज और सारी चीज़ के लिए आप एक पॉजिटिव या एक अच्छी चीज़ दें। हाँ, अगर आप कोई भी निगेटिव चीज़ देंगे तो फिर ऑब्वियसली आपको आज की तारीख में सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। एकता कपूर ने XXX बनाकर ये गलती करा ना नहीं, समाज के मेरे लिए, देखो समाज के लिए। बिल्कुल, मैं एक बात कहता हूँ, मैंने इससे भी पहले ये बात हुई, उनका तर्क था कि जी समाज यही देखना चाहता है आज की तारीख में। मैंने वहाँ ये बात बोल रही कि सर समाज वो देखेगा जो आप दिखाना चाहेंगे। समाज देश का, समाज आईना है। आज फिल्म लाइन जो कहते हैं, फिल्म लाइन समाज का आईना है, तो अगर हम चीज़ अच्छी दिखाएंगे तो वो अच्छी देखेंगे। इसके लिए किसे दोषी मानते? क्या बॉलीवुड में इस समय बेहतरीन राइटर नहीं है जो अच्छे अच्छे संवेदनशील विषयों पर लिख सके, स्टोरी लिख सके? बिल्कुल लिख सकें सर, ऐसे हैं, लेकिन क्या है कि आज की तारीख में कोई भी आदमी मेहनत नहीं करना चाहता है। वो एक फिक्स पैटर्न पे काम करना चाहता है कि मैं ये A+B+C ये मेरा पैसा बन जाए बस। पहले जैसे संवेदनशील विषयों पर फिल्में बनती थी, अब इस समय उस तरह की फिल्में आ ही नहीं रही है। अब तो बस खाली नाच गाने और धम धड़ाका हो गया और फिल्में। भट्टाचार्य जी, पहले लोग फिल्में बनाते थे, काम करते थे अपने शौक के लिए, अपने इमोशंस के लिए। आज लोग पैसे के लिए वो काम कर रहे हैं, और जब पैसे के लिए करते हैं तो उनको अपनी फीलिंग्स नहीं आती है। उनको सिर्फ पता है कि ये 2 चीज़ मिला लो, इनसे ये फार्मूला बन गया, इसको दे दो और पैसे ले लो, बस।
मेरा एक और सवाल है कि अब जैसे जितने भी हीरो आते हैं वो किसी के बेटे हैं, जितने भी हीरोइन आते हैं वो किसी की बेटी है, तो जो आम लड़का अपना सपना आपके जैसा सपना लेकर जाता है कि बम्बई में जाके हीरो बनूंगा, फिल्मों में काम करूंगा, उसके लिए कितनी मुश्किल है। और मैं उदाहरण दे दूं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो आपके मेरठ से ही गए, उसने बहुत बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद कम से कम 20-25 साल बाद आज उनकी पहचान बनी है। तो किस तरह से इस पूरे सफ़रनामे को आप देखते हैं? मैं वही बता रहा हूँ कि आप एक नवाजुद्दीन की बात कर रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ नवाजुद्दीन जैसे और 100 लोग होंगे जो उतनी ही मेहनत कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुँच पा रहे। जो आपने बात बोली ना कि अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप किसी हीरो, किसी हीरोइन, किसी नेता, किसी बिजनेसमैन, किसी के आप बेटे हैं, आपके पीछे या भतीजे हैं, तो वो आपको एक प्लेटफॉर्म सजी सजाई थाली आपके सामने आ जाती है, शॉर्टकट है। हर आदमी आज की तारीख में, सर मैं बताना कि एक्सपेरिमेंट करने से डरता है। आप उससे लाख बेहतर एक्टर हो सकते हैं लेकिन वो आप पे रिस्क क्यों लें, वो अपने पैसा आप पे क्यों लगाएं? जब एक बिजनेसमैन है जो पैसे लगा रहा है अपने बच्चे के लिए तो वो लगाएगा। और नहीं है, इससे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में, जिन लोगों को आपने एक बैसाखी लेके खड़ा कर दिया लेकिन एंड ऑफ द डे दौड़ना तो आदमी को खुद पड़ता है। तो आप कहना ये चाहते हैं कि फिल्म की स्टोरी और फिल्म के कास्ट कौन होंगे, कैसे होंगे, ये प्रोड्यूसर ही तय करते हैं, डायरेक्टर की कोई भूमिका नहीं होती है? सर डायरेक्टर खुद प्रोड्यूसर के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं आज की तारीख में, सॉरी टू से दैट। सच्चाई ये है कि जो आदमी पैसा खर्च कर रहा है, जो पैसा लगा रहा है, वो मालिक है, वो चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड करता है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता है कि ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी। क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत इसका यही निकला है कि जिस पे पैसा है वही मालिक है सब कुछ, कोई एक्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे लगता है सिफारिश भी बहुत चलती होगी इसमें। जी वही है ना कि सर सिफारिश तो है बिल्कुल, इसमें कहनी है, लेकिन सिफारिश आपको एक काम के लिए मिलेगी, उसके बाद जो है ना सर, ये तो समुद्र है, जिसको तैरना आता तैर ले। सर मुझे तैरना आता, मैं तैर रहा हूँ, आप जिसको नहीं आता आप उसको कितने भी आप सपोर्ट दे दोगे तो कब तक तैरेगा वो आदमी। वही चीज़ है कि सर जिसको आप इतनी फिल्में करवा रहे हो या ज़बरदस्ती आप प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर रहे हो। मतलब गुलजार साहब की एक लाइन फिल्म इंडस्ट्री पे भी जाती है कि छपाक से पहचान लेंगे यार। छपाक मतलब, छपाक से मेरा कहने का मतलब है कि शॉर्टकट वाले पहचान ले जाते हैं बड़े बड़े टैलेंट्स की, जो कहीं ना कहीं खो जाते हैं अंधेरे में, कहीं ना कहीं रह जाते हैं। आपको नहीं लगता आपको जिस मुकाम पे होना चाहिए आप वहाँ पहुँचे या नहीं पहुँचे? आप संतुष्ट हैं अपनी आज की पोजीशन से? सर मैं बताऊं, अगर आप ये पूछ रहे हो तो मैं एक बात तो लिख के कह सकता हूँ, स्टैम्प पेपर पे साइन करके बोल सकता हूँ कि आने वाला वक्त बताएगा कि मैं चढ़ रहा था या उतर रहा था, लेकिन ये बात तय है कि मैं आज भी सीढ़ियों पर ही हूँ। एक मेरे भाई हैं, उनका लिखा हुआ शेर है सर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि परों में जान नज़र आसमान पर रखना, परों में जान नज़र आसमान पर रखना, हर एक निगाह तुझी पे है, परिंदे ध्यान में रखना, और हर इम्तहान से मंजिल पास आती है, हो सके तो खुद को इम्तहान में रखना। तो सर रोज़ इम्तहान में रहते हैं, रोज़ नया एक चीज़ करते हैं। बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे सर? बस आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है, आने वाली जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं उनको बता दिया कि संघर्ष का क्वांटम कितना हो सकता है, कितने कांटों भरे बिस्तर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे निशिकांत दीक्षित जी, जिनका कहना है कि आज भी वो अपने आप को सीढ़ियों पर ही पाते हैं। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।